नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रखर आवाज़ शो। मैं आपके साथ सोनाली केसरवानी। आज हमारे साथ हैं शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम इनसे चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रखर आवाज़ टॉक शो में। सर, आप पेशे से एक बहुत जाने माने वकील हैं। आपको कब लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? राजनीति एक अत्यंत पवित्र चीज़ है और इस राजनीति से जो विधियों का निर्माण होता है, ऐसे विधि के निर्माणकर्ता हम चुनते हैं। वास्तव में कुछ लोगों ने इसको बिगाड़ दिया, विषय को नेता बनने लगे, अभिनेता बनने लगे और वो विधियों पर विचार नहीं करते। तो तमाम तरह के जो है विकृतियां समाज में आने लगी। कानूनों के माध्यम से कानून वो बनाने लगे जिन पर ये कानून लागू होने थे। वास्तव में समाज के चुने हुए प्रतिनिधि को ही कानून बनाना चाहिए। इस नाते से विधि के विशेषज्ञों को सदन में अवश्य रहना चाहिए ताकि जो है विधियों का निर्माण समाज के अनुकूल हो सके। सर, आप है ना, कुछ लोग आ गए हैं जो नेता से अभिनेता बनने लगे हैं। वो कुछ लोग कौन है? देखिए, समस्या ये है कि राजनीति में आज बाहुबल, धनबल, गुंडागर्दी, इन सब का जो है वर्चस्व होता चला जा रहा है। तो जो गुंडा, जो बदमाश कभी जो है राजनीति में जो है आएगा तो राजनीति की ABCD नहीं जानेगा। जिसके पास बहुत अकूत का धन है तो वो दुनिया के कष्ट को नहीं समझेगा। कहा भी गया है, जिस पैरों में न फटी बेवाई वो क्या जाने पीड़ पर आई। जब ऐसा व्यक्ति जिसको कभी कोई कष्ट नहीं हुई, कभी कोई पीड़ा नहीं हुई, वो व्यक्ति सदन में बैठता है तो उसको पता ही नहीं होता समाज की आवश्यकता क्या है। समाज की आवश्यकता वो जब नहीं जानता तब वहाँ पर जो कानून बनता है उसकी वो उपेक्षा करता, उस पर सही चर्चा नहीं करता। और वो ऐसे लोग, अब नाम गिनाने को कह दिया जाए तो मुख्तार अंसारी भी कभी सदन में रह चुके हैं, अतीक अहमद भी सदन में रह चुके हैं। धन से धनपति जितने भी जो है लोग हैं, वो हो सकता है श्यामाचरण गुप्ता का नाम हम ले सकते हैं। धन से जो भरे हुए लोग हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको न विधियों से मतलब है न देश की जनता से मतलब है। ऐसे लोग जब सदन में जाते हैं तो कानून पे विचार करने के बजाय केवल और केवल अपनी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के विस्तार में काम करते हैं, समाज के हित में काम नहीं करते। ऐसे लोगों से मेरा संकेत ऐसे इसी पर है। सर, परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। किसी भी आप फील्ड में चले जाइए, परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपको इस राजनीति करियर में उतरने में? देखिए, राजनीति में मैं बचपन से हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि ही समाज और देश को दिशा देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था में काम करते हुए बीता है। पिता जी ने भी जो है इस राजनीति को, समाज को दिशा देने का प्रयास किया है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इस नाते से मुझको काफ़ी सपोर्ट जो है परिवार का भी मिलता है और जिन लोगों के बीच में मैंने अब तक काम किया है, ऐसे समाज के बंधुओं का भी मुझे सहयोग मिलता है। सर, क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार जिससे आपको लगता है कि जनता आपको वोट देगी? अगर आपको यहाँ शहर पश्चिमी विधानसभा से टिकट मिलता है तो क्या क्या मुद्दे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे सामने यही है कि विधियों के निर्माणकर्ता के रूप में एक विधायक को जाना जाना चाहिए। सड़क बनाने वाला, गली बनाने वाला, रोड लाइट लगाने वाला विधायक नहीं होता। विधायक वो होता है जो इन सब चीज़ों को करने वाले कार्यपालिका को ये जो है बता दे कि आपको क्या करना है। जी। हर रोड के लिए, हर सड़क के लिए, हर खंभे के लिए एक विधायिका का व्यक्ति नियुक्त है। अगर वो रोड गंदी दिख रही है, खराब दिख रही है तो उसकी जिम्मेदारी है। वो नेता लेकर घूमने लगता है और उनको भी बचाता है और समाज को दिग्भ्रमित करता है। सबसे पहला मुद्दा होगा कि जिसका जो काम है मैं उस काम को उससे करवा लूँ। और जब ये करवा लूँगा तो आज जो शहर पश्चिमी में चीज़ें गड़बड़ दिखाई पड़ती हैं, खुदी हुई सड़कें दिखाई पड़ती हैं, उखड़े हुए रोड दिखाई पड़ते हैं, रोड के लिए पत्र देने जाने पर लोग कहते हैं क्या ये मेरा काम है? बिल्कुल आपका काम है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो जनता आपके पास आएगी, आपको संबंधित व्यक्ति के कान पकड़ने होंगे, उसको बैठालना होगा, पूछना होगा कि क्यों ये काम पूरा नहीं हुआ है। जब आप ये पूछेंगे तभी जो है निश्चित तौर पर जो है चीज़ें ठीक होंगी। और ऐसा ठीक करने की दृढ़ इच्छा लेकर मैं आज समाज के बीच में हूँ।
सर 2017 में विधानसभा सीट यहाँ पे भाजपा का ही कैंडिडेट था जी जी। तो उसने भी कुछ चुनावी मुद्दा उठाए होंगे, उन्होंने पूरा करने की कोशिश किया होगा। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उन्होंने पूरा नहीं कर पाया और आपको लगता है कि इस बार अगर हम आते हैं तो हम बीजेपी से कैंडिडेट आप भी हैं तो आपको लगता है कि आप पूरा कर लेंगे? 2017 का चुनाव हाँ। एक हवा थी, एक तूफान था। उस हवा और तूफान के बल पर लोगों ने जीता और जिताया, जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने कहा भी कि आप सब जिस जगह पे आए हैं वो किसी भाव और भावना के आधार पर आए हैं। इस भाव और भावना का सम्मान करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस भाव और भावना का जब जो है लोगों ने विचार नहीं किया, तब आज जो है लोगों ने, समाज ने मुझे अग्रसर किया है कि मैं उन भाव और भावनाओं को समझने वाले लोगों को सम्मानित कर सकूं। केवल सम्मान का विषय अधूरा रह गया है, उस सम्मान को देने में सक्षम हूं और समाज को वो सम्मान मैं दिलवाऊंगा। सर हम महिलाओं पे सवाल लेना चाहेंगे। सर हम देखते हैं कि आए दिन महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उनके साथ छेड़खानी हो रही है और आपकी सरकार कहती है कि हम इसको बहुत कम कर दिए हैं जब से हमारी सरकार आई है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराध और अपराधियों पर प्रतिबंध लगाना आदिकाल से समाज की जिम्मेदारी रही है। समाज जैसा होता है वैसे ही परिदृश्य दिखाई पड़ने लगते हैं। अपराध तब भी हुआ जब ये सरकार नहीं थी, अपराध अब भी हुआ जब ये सरकार है। इस सरकार में अन्य सरकारों की अपेक्षा कार्रवाइयाँ तेज़ी से देखने को मिली हैं। लोगों को जो है पकड़ना, गिरफ्तार करना और उनको न्यायालय के सामने खड़ा कर देने की जो इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई, वो प्रबल शक्ति दिखाई है। अपराध नहीं रोका जा सकता, लेकिन अपराधियों को दंडित करके भयभीत जरूर किया जा सकता है, जो इस सरकार ने बखूबी और बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। चाहे वो हाथरस कांड रहा हो, चाहे आपका जो है कहीं का कोई कांड रहा हो, उन कांडों में दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाना और उसको न्यायालय के सामने खड़ा करना जो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने पूरी की। न्यायालय ने क्या किया, वो न्यायालय की जिम्मेदारी है। सर आपने कहा ना कि समाज, क्या आपको लगता है आप सारे क्वेश्चन ऐसे समाज पे टाल देंगे? आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उस पीड़िता को न्याय दिलाएं? देखिए, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जब मैं समाज की बात करता हूं तो मैं उस समाज का एक अभिन्न अंग हूं। सर आपके पास पावर होती है, हर इंसान के पास वो पावर नहीं रहती है। ये अगर आज के लोकतंत्र में आपका प्रश्न है तो बड़ा ही अटपटा और अधूरा प्रश्न जो है आपका है। क्यों? लोकतंत्र ने, हमने जब संविधान बनाया था तो वो संविधान हम भारत के लोगों ने दिया है। अब हम भूले हुए हनुमान की तरह हो गए हैं कि हमारी पावर कुछ है, किसी मंत्री की पावर कुछ है। पुलिस एक्ट कहता है कि अगर कहीं अपराध हो रहा है तो एक सामान्य आदमी को पुलिस बनकर उसको रोकने का, उसको गिरफ्तार करके जेल पहुंचाने की जिम्मेदारी है। सामान्य आदमी के पास भी वो शक्तियां हैं जो सरकार को सुरक्षित और समन्वित बनाने का काम कर सकती हैं। आज लेकिन ये बातें लोगों के विषय में जानकारी का नहीं है, लोग नहीं जानते। इसीलिए सरकारी कर्मचारी राजा बनकर बैठते हैं और प्रजा को प्रजा बनाए रखते हैं। तो आपको और हमको अपने अधिकारों को जानना होगा। जब हम अपने अधिकारों को जानेंगे तभी एक मजबूत लोकतंत्र भारत का बन पाएगा। नहीं तो अभी लोग मजाक मान रहे हैं, खिलौना मान रहे हैं। 70 साल होने के बाद भी लोग कहते हैं इससे कहीं अच्छा अंग्रेज़ों का शासन था। ये परिदृश्य बदलने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी की है, हमारी है, आपकी है। जब हम आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तभी चीज़ें सुरक्षित होंगी। सर आपने कहा ना कि हमें जानना चाहिए और ये जानना हमारी शिक्षा से ही हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों की आप स्थिति जानते ही होंगे, कितनी बदतर स्थिति है। वहाँ पर ना आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो समय पे आकर बच्चों को पढ़ा सकें, ना बच्चे, आजकल उनके पेरेंट्स भी यकीन नहीं कर पाते कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज सकें ताकि वहाँ पे पढ़ सकें। आप सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में और शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस कमरे में आप बैठी हैं, हाँ। यहाँ पे कूड़ा रखा हो, हम तय करें कि इसको आप साफ़ करेंगे कि हम साफ़ करेंगे। ठीक, तो ये कूड़ा यहीं पे बना रहेगा सदा सर्वदा। गंदगी में हम भी डूबे रहेंगे, आप भी डूबी रहेंगी। सरकारी स्कूल में योग्य शिक्षक नहीं है, ये कहने की हिम्मत किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, ये वो जितने कोर्स हैं वो सरकारी अध्यापक को पास करके ही
उस जगह पे नौकरी मिलती है। अब वो अध्ययन करवा रहे हैं, अध्यापन करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, ये एक गांव सभा की जिम्मेदारी है। शहर में स्कूल समितियां बनी हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी है। अगर ये जो है समाज के लोग जागरूक हो जाएं तो उस टीचर की हिम्मत नहीं है कि वो दाहिने बाएं कर सके और पढ़ाए ना। सबसे पहले तो हमें अपने व्यवस्थाओं पे भरोसा होना पड़ेगा। जब हम अपनी चीज़ों पे भरोसा रखेंगे तभी चीज़ें सुधरेंगी। देश हमारा है, हम देश के हैं, और जब देश हमारा है, हम देश के लोगों से बनने बनाने वाला है, तो इसमें किसी को ये कहना कि सरकारी स्कूलों की दशा दुर्दशा के जिम्मेदार कौन है? क्या एक स्कूल के संबंध में हमने एक चिट्ठी लिखी क्या कि मेरा बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता है, इस विद्यालय में ये टीचर हैं, समय से नहीं आती? अगर हमने ये जिम्मेदारी निभाई तो निश्चित ही उस स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक करने में हम सक्षम और भारतीय नागरिक होने की जिम्मेदारी निभा पाएंगे। सर, आपने कहा ना कि टीचर जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम देकर आते हैं, अभी दिसंबर के महीने में टीजीटी का एग्ज़ाम था, पेपर लीक हो गया। जी। प्रशासन क्या कर रही है सर? मतलब बिल्कुल, बहुत सही बात आपने पूछा है, और ये आज के नवयुवकों के लिए बड़ा भारी प्रश्न है। बहुत से लड़के अभी मिले थे, उन्होंने कहा सरकार ने परीक्षा जो है कैंसिल करके हम लोगों के साथ अन्याय किया। तब उनसे मेरा प्रश्न था, क्या आपको वो पेपर मिल गया था क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझको पेपर नहीं मिला था। हमने कहा तब अगर पेपर नहीं मिला था, कैंसिल ना होता, तो वो लोग पास होते जिनको वो पेपर मिल चुका था। ऐसा पहले भी पूर्व की सरकारों में हुआ करता था। परीक्षाओं के जो है पेपर्स लीक हुआ करते थे, वो लोग पास हो जाया करते थे, शेष लोग लाइन में लगे रहते थे। आज जो है सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, परीक्षा कैंसिल कर दी, उनके मंसूबे पर पानी फिर गया जो इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। तो ठीक है, प्रशासन यही कर सकता है। रोकने का काम बहुत कम हो सकता है, सज़ा देने का काम हो सकता है। इसमें योगी जी ने कहा कि सभी के घरों को हम गिरवा देंगे, सभी की कुर्की करवा लेंगे, जिस पर प्रशासन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। सर, कहने से राजनीति थोड़ी ना चलती है, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। आपने किया क्या? जो जिन्होंने पेपर लीक करवाया था उन पर क्या कार्रवाई वो जनता जानना चाहती है। देखिए, गिरफ्तारियाँ बहुत, बच्चे इतनी दूर से पेपर देने आए थे, इतना महीनों की उनकी तैयारी थी। कुछ लोगों की वजह से उनका पूरा करियर ख़राब हो जाता है, कुछ लोगों के पास एक चांस रहता है, कुछ लोगों के पास 2 चांस रहता है, और ऐसे कुछ खुफिया लोगों की वजह से पेपर लीक हो जाता है, बच्चों का पूरा करियर दांव पे लगा रहता है। आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, पूरे बच्चों की ही जिम्मेदारी लेकर योगी जी का जो बयान आया था, उस बयान के बाद तड़ातड़ जो गिरफ्तारियां हुई, आप पेपरों में उठा के देख सकती, न्यूज़ चैनलों पे भी खूब चला था। किनकी गिरफ्तारी हुई, कैसी गिरफ्तारी हुई, ये आंकड़े का विषय है। किसी का नाम लेने में एक बार देखना, सुनना, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन चीज़ें हुई हैं, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। जहाँ तक बच्चों की तैयारी एक चांस या दूसरी चांस का विषय है, ये परीक्षा कैंसिल हुई है। जिनका जो चांस था उन सभी को आने वाली 23 तारीख को परीक्षा देना है। तो क्या सबके आने जाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने निःशुल्क बसों को जो है तैनात कर दिया है कि कोई भी आएगा जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जो राहत दी जा सकती थी वो राहत बच्चों को दी गई है। तो सर, 23 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है, क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा? बिल्कुल, एकदम ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि जिस जो है तैनाती के साथ अब मोर्चेबंदी की गई है, उसमें लोगों को भय लगेगा, डर लगेगा, क्योंकि योगी अभी भी मौजूद हैं और योगी जी का डंडा। योगी अभी मौजूद है? योगी पिछले बार भी मौजूद थे। नहीं, अब पिछली बार इसीलिए तो कैंसिल हुआ। हाँ। अगर योगी जी ना होते तो परीक्षा होती, किसी को कुछ पता न चलता। वो अयोग्य लोग जो है इस चीज़ में आगे बढ़ जाते, जिनके पास कोई योग्यता नहीं था, केवल पैसा था, उस पैसे के बल पे उन्होंने पेपर खरीद रखा था। लेकिन अब योग्यता को महत्व मिलेगा, योग्य व्यक्ति आगे जाएगा। चलिए सर, आप भरोसा करते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। सर, युवा काफ़ी परेशान हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आप बताइए सर, क्या बोलना चाहेंगे आप युवाओं को? देखिए, रोजगार और नौकरी 2 अलग अलग विषय हैं, ठीक ना। अपनी जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में नौकरी को बहुत 2वें दर्जे की चीज़ मानी गई है। लेकिन किसी साजिश की वजह से युवाओं के अंदर नौकर बनना ही रोजगार है, ऐसा एक भाव भर दिया गया है। अन्यथा देखा गया है कि एक खोमचा लगाने वाला
भोला पान भंडार बनता है और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। एक जो है खोमचा लगाने वाला पान पराग इंडस्ट्री बना देता है। एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला रिलायंस जैसी इंडस्ट्री खड़ी कर देता है। जब युवाओं को सही दिशा नहीं होगी तो भटके रहेंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए स्वरोजगार की बात कही है। जब स्वरोजगार में आएंगे तो एक अनार 100 बीमार वाली कहानियाँ दूर होंगी। जो प्रशासन और अन्य कामों के योग्य होंगे वो उसमें लगेंगे और अन्य लोग अपने उद्योग और धंधों के बल पे इस भारत भूमि को आगे बढ़ाएंगे। इस भ्रम से निकला हुआ भारत तभी जो है आने वाली सदी का एक उन्नत और अच्छा भारत खड़ा होगा। जब कभी भारत की आप परिकल्पना करते हैं सोने की चिड़िया कही जाती है तो किसी सरकारी नौकर का उसमें कोई योगदान नहीं था। इस देश के उद्योगपति उद्यमियों का ही वो काम था जिसके बल पर भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। आज जब उस दिशा में सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है तब ये कहना कि युवा भ्रमित हैं बड़ा ही अटपटा सा सवाल है। युवाओं को एक दिशा मिली है, एक दशा मिली है और नए नए जो है उद्यम और उद्योग में युवा लग रहे हैं और लगातार अपने जो है बुलंदियों को छू रहे हैं। ये हम लोगों को स्पष्ट देखने को मिल रहा है। सर, व्यापार करना ही उद्योग नहीं है। मतलब बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, सरकार को नौकरियां तो निकालनी चाहिए ना कि हाँ उनको नौकरी मिले, वो आगे बढ़ें। ऐसा है, इस संबंध में जो है पढ़ाई का उद्योग से, धंधे से और नौकरी से कोई जो है विशेष मतलब नहीं होता। हम अध्ययन करते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए, हम अध्ययन करते हैं अपने विवेक और बुद्धि को बढ़ाने के लिए, नौकर बनने के लिए नहीं। ठीक, अगर नौकर बनने के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमको आज से अभी से अध्ययन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े लिखे भी लोग जो है बड़े बड़े उद्योग कर लेते हैं और वहाँ पर अच्छी पोजीशन बना लेते हैं कि बड़े बड़े लोग उनके सामने आकर झुकते हैं। तो अध्ययन और अध्यापन का कहीं जो है रोजगार से मतलब नहीं होना चाहिए। सर, आपके विरोध में ऋचा सिंह खड़ी हैं सपा से, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक अच्छी महिला हैं, होनहार युवा नेता हैं, उनको भी प्रयास करना चाहिए। जैसे हम अपना प्रयास कर रहे हैं वैसे उनको भी अपना प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह की नदियाँ जाके अंत में सागर में ही मिलने वाली हैं। समाज का भला कर सकने की जिसमें भी क्षमता है हमको उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वो चाहे ऋचा सिंह हो, चाहे देवेंद्र सिंह हो या कोई भी विरोधी हो, अगर भारत भूमि को सही दिशा दे सकता है तो उसको आगे करके उसको अपनी सही जगह पे पहुंचाना चाहिए। सर, भाजपा हमेशा से विरोधी पार्टी पे उंगली उठाती है कि वो जातिगत राजनीति करती है। क्या भाजपा जातिगत राजनीति नहीं करती है? बिल्कुल नहीं, भाजपा जातिगत राजनीति नहीं करती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है, तब कुछ ऊपर के जो है तत्व दिखाई पड़ते हैं जिसमें किसी जाति विशेष के व्यक्ति को महत्व दे दिया गया, किसी जाति विशेष के व्यक्ति को थोड़ा नीचा दिखा दिया गया। वास्तव में भाजपा का जो रूट है वो रूट भारत की उन्नति और जो है प्रगति पे निर्भर करता है, किसी जाति विशेष पर निर्भर नहीं करता। सर, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि हम अगर किसी हमारे साथ कुछ गलत होता है, हम रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वाले हमारी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी जो ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं वो जनता की आवाज़ नहीं सुनते हैं। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, भ्रष्टाचार एक दिन की बीमारी इस देश की नहीं है जी। इसको अंग्रेज़ों के समय में पाला पोसा गया और उसी तरह का प्रशासन यहाँ पे निर्मित किया गया। इस प्रशासन से मुक्ति के लिए ही देश ने तमाम तरह के नए कानून दिए। वो कानून आम जनता को बताने चाहिए। जब हम वो कानून बताएंगे तो राष्ट्र रक्षक समूह जैसा एक समूह तैयार हो जाएगा। आपको विशेष तौर पे बता देना चाहता हूँ, तमाम तरह के भ्रष्टाचारों का जो है हम लोगों ने खुलासा किया। तमाम तरह के भ्रष्ट अधिकारियों पर हम लोगों ने जो है उंगलियां उठाई। वो भ्रष्ट अधिकारी आज भी जो है अगर कहीं पर राष्ट्र रक्षक देख लेते हैं तो थर थर कांपते हैं और सोचते हैं कि इन राष्ट्र रक्षक समूह के लोगों से हमारा पाला न पड़े।
एक बंदे ने शाहजहाँपुर से एक रोड के संबंध में चिट्ठी लिखी और अपने नाम के आगे केवल राष्ट्र रक्षक लिख के भेजा, वहाँ से राष्ट्र रक्षक समूह लिखकर वापस गया। तो वो व्यक्ति आश्चर्यचकित था कि भैया हमने तो केवल राष्ट्र रक्षक लिखा था, इस पर राष्ट्र रक्षक समूह कैसे लिख गया। ये समाज की ताकत को बनाना है। जब आप समाज की ताकत को बना लेंगे तो भ्रष्टाचारी अपने आप अपना मैदान छोड़ देंगे जी। हमको अगर हमारे काम में जल्दी है और हमने पैसा दे दिया तो जितना भ्रष्टाचारी वो अधिकारी है, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हम हैं। अगर हमने ठान लिया कि जो कुछ भी होगा हम सहेंगे और हम इस राष्ट्र को सही करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तभी भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सकता है। भ्रष्टाचार दोनों के समन्वित प्रयास का ही नतीजा है, समाज के नागरिक का और प्रशासनिक अधिकारी का। समाज का नागरिक चाहता है कि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, प्रशासनिक अधिकारी कहता है अगर मैं उसको करना है तो मुझको सुविधा शुल्क दो। ये बताइए कि शहर पश्चिमी से अभी आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? मैं एक विषय और विचार को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। उस विषय और विचार को समाज तक पहुँचाना मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी के नाते मुझे इस बार जो है निर्दलीय भी चुनाव लड़ना पड़े तो मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा, ताकि समाज को वो विषय बता सकूं जो विषय समाज का जानना अत्यंत ज़रूरी है। समाज जानेगा तभी उस पर विचार होगा और तभी वो मुद्दे समाज के मुद्दे बन पाएंगे और राजनीति की जो दिशा भ्रमित हुई है उस दिशा को एक दिशा मिल सकेगी, ताकि आने वाली पीढ़ी राजनीति को पाप पुण्य के आंकड़े से न देखकर इसे एक पवित्र और पुनीत कार्य मानकर इसमें भी जो उसी तन्मयता के साथ लगे जैसे कि अन्य कामों में लोग लगते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आप शहर पश्चिमी की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं शहर पश्चिमी की जनता से निवेदन करना चाहूँगा, अपनी विवेक और बुद्धि को लगाते हुए शहर पश्चिमी के समग्र विकास के लिए अपने तन मन धन से समाज का काम सोचें, व्यक्तिगत विचारों से आगे बढ़कर समाज के विषय में सोचें और समाज को कैसे दिशा देना है इस विषय पे एक सक्षम और जो है मजबूत व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनें, जो वास्तव में विधानसभा के अंदर जाकर आपके विषय और विचार को रखे, ताकि समग्र जो है उत्तर प्रदेश में आपकी एक अलग पहचान दिखे आपके प्रतिनिधि की वजह से। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ से टिकट मिलेगा और आप जिस विचारधारा के साथ लोगों की सेवा करना चाहते हैं वो आप आगे भी ऐसे करते रहेंगे। धन्यवाद सर। ऐसे ही जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।